हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम यूके पीएससी मैथ्स रीजनिंग ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि उत्तराखंड पुलिस एसआई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस एसआई का अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है और आप मॉक करना चाहते हैं तो पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर ये मॉक अवेलेबल है। 300 क्वेश्चन के पूरे मॉक आप कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसे जांच लीजिए। साथ के साथ अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग में कोई पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। सपोज आपको परसेंटेज नहीं आता तो परसेंटेज लिखिए। वैसे तो यही जो प्लेलिस्ट है इसमें जाएंगे तो परसेंटेज के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, मगर फिर भी आप परसेंटेज पाठशाला ऋषिकेश करके सर्च करेंगे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको रीजनिंग में कोई टॉपिक है समझ नहीं आ रहा है तो उसे भी उस टॉपिक का नाम लिखिए और आगे पाठशाला ऋषिकेश लिखिए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सीक्वेंस में नहीं मिल पा रहे हैं, सही से समझ नहीं आ पा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हो, तो आप हमारा जो कोर्स है मैथ्स का और रीजनिंग का वो पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर दोनों के लिए अवेलेबल है। वहां से भी जाके आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से कि क्वेश्चन किस तरह से होगा और क्या पूछा जा रहा है, क्या करना चाहिए था इसमें। तो आपने कहा, बहुत ही प्यारी सी लाइन इन्होंने कह दी है। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सी चिन्ह खाली स्थानों पर क्रमशः लगाए जाएं, उसी क्रम में बाएं से दाएं, जिससे कि व्यंजक ये और ये पूर्णतः सत्य हो। मतलब हमें ये कंफर्म कह दिया गया है कि एस तो भैया लेस देन होना चाहिए एक्स से और एन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पी से। ये दोनों सच होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। कब? ये आपको दे दिया गया है कि इसमें ये जो ब्लैंक जगह हैं, 3 ब्लैंक जगह दिख रही हैं, इनकी जगह क्या चिन्ह लगाएं। तो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, आपने जो लिखा हुआ है ना उसे लिख दो। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है एन, फिर ओ, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एस और पी। अब ये 3 जगह आपको खाली दिख रही हैं। इन 3 जगहों पर 3 चिन्ह आएंगे, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। एक एक करके ना इनकी वैल्यू पुट करते हैं। और एक और चीज, जो ये सेशन हम कर रहे हैं संडे को, अक्सर मेरी कोशिशें होती हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड सेशन किया जाए, ताकि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस जो आयोग पूछता है, आयोग के पूछने में एक अलग तरह का मजा होता है। ये बिल्कुल उस मोहब्बत के जैसे है, उस इंसान की मोहब्बत के जैसे है कि जैसे ये अपनी मोहब्बत के बारे में पूछ रहा हो। और ऐसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है कि मजा ही आ जाता है। पूछ अपनी मोहब्बत के बारे में रहा होता है, मगर पूछता अलग तरीके से है कि किसी को पता भी ना चले कि पूछा किसके बारे में जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन को इस तरह से देखें कि कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसमें थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और सोचिए कि वाह आयोग वाह, अपनी मोहब्बत के बारे में हमसे जानना चाहते हो बेटा, तो बताएंगे हम तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। क्यों? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आप एक एक करके ना वैल्यू पुट कीजिए। एक ही जगह मैं रख रहा हूं, यहाँ पे लेस देन रखा, यहाँ इक्वल टू रखा, यहाँ ग्रेटर देन रखा। ठीक है, आपको ये देखना है कि एस से एक्स तक जाना है, लेस देन का साइन मिलना चाहिए। एस से ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, इक्वल टू मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, और लेस देन मिला, ठीक है, यहां तक ये वाला तो ठीक चल रहा है। मगर जब आप एन से पी तक जाते हो तो एन से पी तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए। यहाँ इक्वल टू मिला, इक्वल टू कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना, तो एन आप यहां पे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन मिल गया, मगर इक्वल टू नहीं मिला साथ में। तो क्योंकि इक्वल टू साथ में नहीं मिल रहा है इसलिए ये बाहर हो गया। किसकी वजह से बाहर हुआ भैया? एन ग्रेटर देन पी की वजह से पहला ऑप्शन बाहर हो गया। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर दूसरे ऑप्शन को चेक किया, बी को। आपने कहा कि मैं यहाँ इक्वल टू रखूंगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू रखूंगा, यहाँ इक्वल टू रखूंगा। फिर इसे चेक करने गया मैंने देखा कि एक्स से एस तक जाना है, ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए।
तो ठीक है, यहाँ इक्वल टू मिला तो इक्वल टू कुछ नहीं कर रहा है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू मिला और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, मतलब हमें तो केवल ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन एस चाहिए था, मगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू दे रहा है, इसलिए ये भी बाहर हो गया। समझ रहे हो बात को? आपने बोला हाँ। फिर हम किस पे गए? तीसरे ऑप्शन पे गए भैया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये है। तो आपने एस से एक्स तक जाना है। एस ये है, एक्स ये है, लेस देन है, ठीक है, यहाँ पे तो लेस देन ही है ना, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, हाँ ठीक है, लास्ट तक जाते जाते उसने लेस देन कह दिया, ठीक है जी, चल रहा है। मगर जब आप एन से पी तक जाते हो, एन कहाँ है? तो एन ये है, एन से पी तक जाते हो तो आपने कहा ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, मतलब ग्रेटर देन मिल रहा है, ठीक है, तो ये सही चल रहा है। फिर चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता क्या ही हो। लेस देन है, ये हो गया, ये तो दिया हुआ ही था, और ये दिया हुआ था, ठीक। और पूरा ही लिख लेता हूं मैं, क्या था ये? एक्स एन ओ एस पी। मेरे को जाना है एस से एस तक। एक्स से जब एस एक्स तक जाता हूं, एस से सॉरी एस से एक्स तक जाता हूं, तो ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, लेस देन मिल रहा है, मतलब लास्ट तक आते आते, ठीक है, पहला तो सही हो रहा है। और एन से ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। एन से जब पी तक जा रहा हूं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रहा, ग्रेटर ही ग्रेटर मिल रहा है, इक्वल टू का सिंबल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? तो ये सवाल यूकेपीएससी अपने एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि आप इन्हें किस तरह से देखेंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे पहले मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि एक बार क्वेश्चन आप भी करने की कोशिशें करें। अब जैसे ये लिखा हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है, लॉजिक कंप्लीट, ठीक है, तो सीरीज का क्वेश्चन है, आपने बोला ठीक है कर लेंगे, तो 4 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद 69 आ रहा है, फिर 140 आ रहा है। तो आपने कहा 4 का डबल किया, ठीक है, और 2 जोड़ लिया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। फिर 10 का भी डबल किया और 3 घटा लिया, 17 आ गया। फिर 17 का क्या किया? डबल किया, और कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं, 36 हो गया। 36 का डबल किया और 3 घटा लिया, तो पैटर्न सही चल रहा है, गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस 3। फिर 69 का आपने डबल किया, और अब क्या करेंगे? प्लस 2 करेंगे, तो 140 आ गया। अब आगे क्या करना होगा? गुणा 2 करोगे, माइनस 3 करोगे, गुणा 2 करोगे तो 280 हो गया। 280 में से 3 घटाओगे तो 277 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आ गई आपको? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सही समझ में आया कि जो आपने कहा वो हमने कर दिया, और इस तरह से ये सवाल हम कर सकते थे, करना था हमें, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो आपने ना, हमेशा मैं एक लाइन कहता हूं, जो दिख रहा है, जिसकी जो मोहब्बतें दिख रही हैं, जिसके बीच में जो रिलेशन दिख रहा है ना, उसे देख लो। इतने भोले बन जाओ पेपर में। जैसे कहीं किसी का गुणा दिख रहा है, कोई अच्छा करता हुआ दिख रहा है, कोई बुरा करता हुआ दिख रहा है, तो जो दिख रहा है ना वो देखो। जैसे आपको ये एक पैटर्न दे रखा है, दूसरा पैटर्न ये, तीसरा पैटर्न ये। आपने बोला कि कुछ कर रहा है, मैंने कहा हाँ कर तो रहा है, मगर आपने देखा कि 2 को अगर 4 से गुणा करूं तो 8 आता है, और 14 को 14 सत्ते 98 होता है। ये दिखना चाहिए था, दिख रहा था। आपने बोला हाँ। और 7 और 4 की गुणा करेंगे तो 28 आता है। आपने बोला वाह जी वाह जी वाह, क्या ही सवाल बनाया। 11 का 5 गुना करेंगे तो 55 दिखता है। 17 का 4 बार, 17 चकू 68, पहाड़े में कहता हूं कि 20 तक याद करो, तो 5 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना ही आएगा? आपने बोला 20 ही आएगा। इसी तरह से 8 सते 56 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो 3 और 7 की गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 किसी ऑप्शन में है? आपने बोला हाँ जी,
एक ऑप्शन में। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना इस तरह में, जो पैटर्न यहां चल रहा होगा वही पैटर्न यहां भी चलना चाहिए, और वही एज इट इज पैटर्न यहां पर भी चलना चाहिए। तभी माना जाएगा कि आपने जो लॉजिक सोचा है वो सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ अलग चल रहा है, इसमें कुछ और ही चल रहा है, और इसमें कुछ और ही कर रहे हो, और आप चाहते हो कि भाई आपका जो सवाल है, जवाब है, वो सही कर दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। कह रहा है कि इन द इक्वेशन द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर आप समझे, 8 को आप क्या लिख सकते हो, आपने देखा ये 2 की पावर है राइट हैंड साइड में, है ना। 2 की पावर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहां सब जगह 2 की पावर में लिखते हैं। 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3 की घात 4। सर्ड एंड इंडाइसिस जो बच्चे कह रहे थे, उनके लिए ही ये सवाल है। डिवाइड कर रहे हैं, 16 को लिख सकते हो 2 की घात 4 की घात 1.6 गुणा गए 2 की पावर 5.4 बराबर 2 की घात ए ले लेता हूं उसे। आगे बात समझ में। अब आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया कि 3 चौकू 12, पावर की पावर आपस में क्या ही हो जाती है, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 12 डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 6.4, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इनटू 2 की पावर 5.4। अगर ऑब्जर्व करोगे ये 12 और 6 18, 18 में से ये 0.4 कट गया। ओ सॉरी, गड़बड़ कर दिया ना मैंने, हाँ 12। हाँ, ये समझिए कि अगर बेस सेम होते हैं, तो अगर गुणा में है तो पावर्स जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाती हैं, आपने बोला पावर जुड़ जाती हैं, तो मैं लिखूंगा 2 की घात 12। और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो क्या होता है, तो आपने कहा माइनस हो जाता है। -6.4 प्लस 5.4, ये आ जाएगा 2 की पावर ए। अगर देखोगे 6.4 से 5.4 घटेगा, माइनस का 1 आएगा, और 12 में से 1 गया, तो 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर ए। बेस दोनों का सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, तो दोनों की पावर क्या ही होनी होगी, तो आप बोलेंगे बराबर होनी होगी। ए बराबर आ जाएगा 11। ए की वैल्यू कितनी ही आ जाएगी, 11 आ जाएगी। क्लियर है। और खुद से भी करें, बार बार मैं ये आपसे कहना चाहता हूं या कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से एक बार करने की कोशिशें जरूर करें, ताकि आपको कोई भी डर ना रहे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये इम्पॉसिबल को कह रहा है कि आर अरेंज अल्फाबेटिकली। तो ये क्वेश्चन तो भैया इजी सा क्वेश्चन है, हमेशा ऐसा लगता है। तो ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कि क्या ही आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे। अब आपको ये दे दिया गया है, आपसे कह रहा है 1 क्यूब प्लस n तक के क्यूब का सम, और 1 से लेके n तक का सम का डिफरेंस करना है। तो एक चीज, कुछ फॉर्मूले मैं आपको रटाना चाहता हूं, जो आपको याद होने चाहिए। क्या ही होने चाहिए, याद होने चाहिए। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक का जो योग है, का सम का फॉर्मूला है, वो है n+1/2। याद कर लोगे, हाँ कहो। हाँ कर लेंगे, याद हो गया। फिर दूसरा है 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक का सम का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो आपने बोला ठीक है, ये भी याद रहेगा। फिर आपने ये भी याद रखना है कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई कैसे डिसाइड करोगे, मैथ्स का नंबर्स उन्होंने लिख दिया है, नंबर, एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ नंबर। अब नंबर के अंदर वो ये सब डाल देंगे, क्या ही कर लोगे, मना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा ही नहीं कुछ और, नंबर्स कहा है, नंबर्स में नंबर सिस्टम कहा है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कहा है, क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं, तो ये सब नंबर के अंदर आ जाएगा। तो
आपने जब आप युद्ध में जाते हो ना तो ये नहीं देखते, फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी गन लें या कौन सी ना लें। जो अच्छी से अच्छी गन आपको मिल रही है लेते हुए चलो, ठीक है। तो देखिए, ये है वो गन, और ये तीनों फॉर्मूले आपने याद कर लिए। फॉर्मूला पहले तो क्यूब वाला ही पूछ रहा है, क्यूब, एन तक का क्यूब का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले में रखेंगे भैया वैल्यू एन, एन प्लस वन अपॉन टू का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा एन, एन प्लस वन अपॉन टू। भाई इन दोनों में से एन, एन प्लस वन कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा एन, एन प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, आना तो ऐसे अपॉन में वन है, इंटू टू कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि दोनों का बेस मैं सेम करना चाह रहा हूं। अब ये दो ही हो गया। अब देखोगे तो क्या आ गया, ये एन स्क्वायर प्लस एन, लिख लेता हूं यहाँ, एन, एन प्लस वन अपॉन टू, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू। तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू अपॉन में ये वाला टू और ये वाला टू दोनों प्रोडक्ट होंगे तो फोर दे देंगे, अपॉन में फोर है। यही ऑप्शन है, तो आपने बोला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सही समझ में आ गया। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना, कल जब मिले और जो भी फॉर्मूले हम लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें डेली लिखते हुए चलो। अपनी फॉर्मूले की एक दो चार पेजेस अलग बना लो, उनमें डेली उन्हें देखते रहो, रिवाइज करते रहो। मैथ्स, फॉर्मूले, लॉजिक जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी स्मूथ होती जाएगी। रिमाइंडर पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है। शेषफल क्या होगा जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है? तो मैंने कहा 29 की पावर 22 को 28 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बताना है। मैंने कहा कि आप ये मत सोचिए कि क्या है, आप ये सोचिए कि कितना ही होगा। तो आप क्या ही सोचिए, कितना ही होगा, ये देखो कितना ही होगा, इस पे फोकस कीजिए। नहीं, बेस पे फोकस करो कि बेस क्या है। तो आपने कहा बेस है 29, 29 को अगर 28 से डिवाइड करें, अरे भाई कोई आदमी की पावर है, पावर वाले आदमी को तो सोच भी नहीं सकते आप कि आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, है ना? तो आप क्या सोचिए, एक इंसान सोचो पहले, उस आदमी में, पावर वाले आदमी में। तो इंसान क्या है, बेस क्या है इंसान? 29, 29 को 28 से डिवाइड करो। आपने कहा एक रिमाइंडर आता है, शेषफल जब आता है, शेषफल जब आता है तो कितना ही आता है? ये मेरी माँ, एक ही आता है, एक आता है, एक आ गया। अब इसकी पावर भी थी, तो आपने बोला पावर भी है तो पावर लगा लो। एक की पावर कुछ भी हो, एक ही होगा। या इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी पावरफुल आदमी से लड़ने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं उसे, तो उसकी पावर पे फोकस करोगे ना, नहीं कर पाओगे। किस पे फोकस करो? जैसे आप यूके पीएससी की एसआई पे फोकस कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि वर्दी वाली है, ये वाली जॉब है। ये सोचो क्या आता है उसमें। मैथ्स आती है, रीजनिंग आ रही है, जीएस आ रही है, हिंदी आ रही है, चार चीजें आ रही हैं, बेस यही है। ये चार चीजें अच्छी हैं तो वर्दी किसकी है, आपकी है कि नहीं है? तो आपने कहना है बिल्कुल। वैसे ही इस क्वेश्चन में जो बेस है वो क्या है, 29 है। 29 को 28 से डिवाइड करो, वन आता है, वन की पावर 22 वन ही दे देगा। तो वन आंसर करिए और आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, किससे बड़ी है? वो 5 से बड़ी है। देन रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 6। तो भैया 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? तो आपने बोला 7 होती है, और आपने बोला 11 होती है, आपने कहा 13 होती है, आपने कहा 17 होती है, आपने कहा 19 होती है, आपने कहा 23 होती है। इतने सारे लिख दिए मैंने। अब इन्हें चेक कर रहे हैं कि p इज डिवाइडेड बाई 6, 6 से अगर भाग किया जाए इसको तो कितना रिमाइंडर देगा, कितना शेषफल देगा? आप बोलेंगे एक देगा। इसे जब 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर देगा।
इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर दे रहा है। इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर दे रहा है। इसको जब 6 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर दे रहा है। इसे जब 6 से करोगे 6 3 18 होता है, 5 बच रहा है, 5 रिमाइंडर देगा। मतलब 1 और 5 रिमाइंडर देगा। ऑप्शन में है, आपने बोला हाँ है, 1 और 5 इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? कितना आसान पूछता है, और आप लोग बहुत भयंकर चीजों के पीछे भाग रहे होते हो, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब हो रहा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिफरेंट नंबर है, मान लो कि एक नंबर है n1 और एक नंबर है n2, व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। किसी d से इसे डिवाइड करते हैं और d से ही इसे डिवाइड करते हैं। तो ये भाई साहब तो 2 रिमाइंडर देते हैं, और ये भाई साहब कितना, सॉरी 12 रिमाइंडर दे रहे हैं। लीव्स रिमाइंडर 12 एंड 38। ये भाई साहब 38 रिमाइंडर दे रहे हैं। वो पूछ रहा है व्हेन द सम ऑफ द नंबर बी डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। मतलब जो सम है, किसका सम, n1 प्लस n2 का जो सम है, उसे अगर d से डिवाइड किया जाए, ठीक, तो आपने देखा इसको आधे को डिवाइड करते हैं तो 12 देता है, इस n2 को करते हैं तो ये देता है। तो जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर था 12 और 38, क्योंकि प्लस कर रहा है तो प्लस करना है दोनों के शेषफलों का, ठीक है। अगर गुणा कर रहा होता तो गुणा करते, माइनस कर रहा होता तो माइनस करके देखते। आ गई बात समझ में? तो क्योंकि जोड़ करके कह रहा है तो आपने जोड़ना है दोनों के शेषफलों को। तो रिमाइंडर जो आपको मिल रहा है यहाँ पे देखो, अब डी से इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 50 आ गया। मतलब डी से 50 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो 44 आएगा या नहीं आएगा? अरे इससे 6 कम होगा, 44। अब 44 से ही 50 को डिवाइड करेंगे तभी 6 रिमाइंडर आएगा, ये आप कह सकते थे। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 44। ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब n1 को d से डिवाइड कर रहे हैं और n2 को d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर शेषफल 12 और 38 आ रहा है। जब n1 प्लस n2 को d से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों का जो शेषफल है उसे जोड़ करके करना है। अगर कहता कि गुणा करके कर रहे होते तो इन दोनों के गुणा को फिर डी से डिवाइड करके देखते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है, और याद रखोगे तो हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 500 और 600 इन विच 9 ऑकर ओनली वंस। ये सवाल 2 3 बार करवा दिया मैंने, मगर इस सवाल में हमेशा ये पढ़ना कि क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं, संख्या पूछ रहा है, कितनी संख्याएं हैं जो जिनमें 9 आता है और जो 500 और 600 के बीच में है, 500 और 600 के बीच में है। 9 आता है और केवल एक बार आता है, 9 आता है और केवल एक बार आता है। तो बड़े प्यार से देखो, 509, 519, 529, 500, ये सारी संख्याएं होंगी। आपने बोला हाँ, ये सारी संख्याएं होंगी जिनमें कितना आता है, 9 आता है। 500 भी है हाँ सबके आगे। 99 लूं क्या? केवल एक बार 9 चाहिए। आपने बोलना है 99 नहीं लो, नहीं लो। क्यों मत लो? क्योंकि 2 बार 9 आता है, ठीक। फिर ऐसे ही यहां से देखोगे, 500, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98, 99 नहीं लेंगे। तो अगर यहां से लेके यहां तक के गिनोगे तो कितनी संख्याएं हो गई? आपने बोला 9। और ये संख्याएं गिनोगे तो 1 से लेके 8 तक, 8 और 1 9, 9 यहां हो गई। 9 और 9 कितनी हो गई टोटल? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 18 संख्याएं हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन को मैं पूरा खोल करके करता हूं कि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि क्या ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक आप सोचिए कि क्या ही करोगे।
क्या ही करोगे? क्या ही करोगे भैया? बहुत ही प्यारा है। इन टू लाइन नंबर्स, एक टू लाइन का नंबर है, मतलब इस तरह से, तो जो पैटर्न आपका यहां चल रहा है ना, वही पैटर्न यहां चलाओ और सी का मान निकाल दो। ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखना है 5, 7, 17, 55, 225 के बीच में क्या चल रहा है। तो आपने कहा 5 × 5 +2 कर दें तो कितना आ जाएगा? आपने बोला 7 आ गया। 7 दूनी 14 +3 कर दें, कितना आ गया? 17 आ गया। 17 × 3 = 51, 51 +4 कर दें, कितना आ गया? अब कितने टाइम करेंगे? 4 बार। इसको 4 से करेंगे 220 +5। आपने बोला हाँ हाँ 225 आ गया। पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब गुणा पहले 1 से भी, फिर 2 से भी, फिर 3 से भी, फिर 4 से भी, और नंबर बढ़ते हुए गए। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, और फिर 5 बढ़ा। तो ऐसे ही आपने नीचे इसमें भी करना है। 7 × 7 +2, आपने बोला 9। ये ए की वैल्यू है। 9 दूनी 18 +3 21 आ गया। किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। 21 × 3 = 63 +4 67 आ गया। किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू है। यही पूछा जा रहा है, मगर पैटर्न को आगे तक देखते हैं। अब आगे कुछ लिख नहीं रहा है तो यही चलना है वैसे तो। इसका अब कितने टाइम? 4 × 5 जोड़ लेना। ठीक है, वैसे तो हमें सी की ही वैल्यू कह रहा था तो हमने 67 कह दिया। मान लो कि मैं आपसे डी पूछ रहा हूं, तो डी की वैल्यू बताइए क्या होगी। गॉट इट? कमेंट कीजिए और आंसर बताइए कि सर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 50वां। क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए पहले। क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। एक चीज समझ लो, जीरो का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कब जीरो मिलता है भैया? जब भी किसी दो में, किसी भी संख्या दो में 5 की गुणा होती है तो एक जीरो मिलता है। अगर आपके पास दो दो होते और दो 5 होते, तो आपके पास 4 × 25 100, दो जीरो मिलते। मतलब एक जीरो के लिए एक कपल चाहिए, 2 और 5 का। एक पेयर चाहिए, 2 और 5 का, 2 और 5 का, तो दो जीरो मिल जाएंगे। अब आप किस पे फोकस करेंगे कि कितने जीरो मिलेंगे? जो भी कम होगा। अगर दो कम होंगे, सपोज अगर मैं लिख लेता 2 × 2 × 2 × 5 × 5, तो आपने देखा कितने पेयर हैं? एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो कितने ही जीरो मिलेंगे? आपने कहना है दो जीरो वाला नंबर मिलेगा, क्योंकि इस दो के साथ 5 नहीं है। क्योंकि 5 नहीं है, इसलिए ये अकेला रह जाएगा, ये जीरो नहीं बना पाएगा। ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में जाइए। 5 देखिए, देखो 15 के पास एक 5 है। 25 के पास देखोगे तो 5 × 5 कितने 5 हैं? आपने बोला दो 5 है। 40 के पास 8 × 5 मतलब एक 5 तो है। 75, 25 × 3 = 75 होता है, मतलब 5 × 5 इस पे भी है। 125 को देखोगे 5 × 5 × 5 तीन 5 इसके भी पास है। टोटल कितने 5 हैं? गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने 5 आ गए? 9 5 आ गए। तो जितने 5 हैं उतने दो भी हैं क्या? आपने देखा इसमें कितने दो हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, तीन दो हैं। 2 दूनी 4 × 3 = 12, हाँ है। 32 में देखोगे 2 की घात 5 है। तो 5 2 7 और 3 10, 10 हो रहे हैं, मतलब बहुत हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और बार काउंट कर लूं, ये क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5
6 7, ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नंबर्स पे बेस्ड, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, नंबर्स पे बेस्ड बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का मतलब हो गया, हिंदी में लिखता जाता हूं, पूर्णांक। नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या। रैशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या। रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक। होल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आपने बोला ये तो इतना भयंकर सा लग रहा है, ठीक है, तो आपने लिख भी लो, समझ लो इसे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो भैया 1 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर जो होते हैं वो शून्य से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट भी है। होल के बाद आ गए इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। फिर इसके बाद क्या आ गया भैया, ये तीन तो हो गए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो नेचुरल होल नंबर होते हैं और होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, और सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या हो गई, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो सारे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, नेगेटिव पॉजिटिव सब होगा, 2/5, इसमें 1 2 3, क्योंकि इन्हें भी तो हम भिन्न में लिख सकते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सारे नंबर आते हैं जो भी हमने ऊपर पढ़े, ये सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं जिन्हें क्यू से दिखाया जा रहा है। इसके बाद आ गया रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर वो सारे के सारे नंबर हो गए जो इन सब में आ रहे हैं, जो नंबर इमेजिनरी नहीं है, जो नंबर काल्पनिक नहीं है ना। तो रैशनल और इररेशनल दोनों तरह के नंबर आ जाएंगे, रैशनल इररेशनल, तो ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। मतलब बहुत ही बेसिक सी चीजें पूछता है। तो आपको ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या, अगर हिंदी में याद करते हो तो प्राकृतिक। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने लिखा है पूर्ण संख्या, तीसरे नंबर पे हमने लिखी है पूर्णांक, तीसरे नंबर चौथे नंबर पे हमने लिखी है रैशनल बोले तो परिमेय, पांचवें नंबर पे हमने लिख दी है वास्तविक संख्या। ठीक है जी, आगे बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट भी याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है कि किन नंबर्स को क्या कह रहे हैं। तो हम क्या नहीं कह सकते कि सारे के सारे प्राकृतिक नंबर होल नंबर हैं, आपने बोला हाँ है, और सारे के सारे होल नंबर पूर्णांक हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो कह सकते हैं तो कह सकते हैं भैया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बहुत ही प्यारी सी लाइन कही है, आपसे कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। अब ये दे रखा है, तो पहले लिख लेता हूं। अब मेरे से उन्होंने कहा कि 6 और 4 को बदल दो, एक एक करके सारे ऑप्शन पुट करके देंगे। 6 की जगह 4 लिख लेता हूं, तो मैंने लिख दिया 4 का क्यूब। डिवाइड है, तो डिवाइड को मैं इस तरह से लिख लेता हूं 1/12। और 4 की जगह क्या लिख ले रहा हूं, 6 लिख ले रहा हूं, यही कर रहा है वो। गुणा आ गया, 81 को मैं 9 लिख देता हूं, -28 बट्टे 2 लिख देता हूं, डिवाइड, +24 बराबर 43। क्या बना पाएगा ये सब 43। अब एक और चीज देखो, देखो ये जो पोर्शन है ना ये भिन्न में आएगा, क्योंकि ये 3 को नहीं काट पाएगा। इस 4 से ये 12 का एक बार 4 तो कट जाएगा, मगर 3 नहीं कट पाएगा, वो 1/3 बेस में रहेगा। फिर
ये नंबर गुणा होंगी और लास्ट में 1/3 फ्रैक्शन वाली कोई वैल्यू आएगी, तो ये तो 1/3 वाली वैल्यू नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है बात? तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, मगर हल्का सा रख के जरूर देखना है। फिर वो कह रहा है कि 6 और 12 को रिप्लेस करो, तो देखो 6 की जगह 12 रख रहा हूं। 12 का क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 6 से। इन दोनों को ही रिप्लेस कर रहा है 6 से। प्लस 4 गुणा गए 9 - 28/2 प्लस 24 बराबर 43 होगा। फिर देखो, ये 12 का जो क्यूब होता है ना, ये 1728 होता है। इसका 1/6 भी करोगे तो 300 में आएगा, और फिर गुणा करनी है, ये 36 जुड़ेगा, ये 24 जुड़ेगा, और ये 14 घटेगा, तो क्या 43 आ जाएगा? आप बोलोगे नहीं। समझ रहे हो क्या कहां लेके जा रहा हूं आपको? ये चीज समझनी है आपने कि कैलकुलेट नहीं करना, मगर समझ लेना यार ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है। अब इससे जब हम इसे डिवाइड जोड़ेंगे, ये बड़ा नंबर आएगा, तो ये 43 तो नहीं बना पाएगा। इतना छोटा कैसे हो जाएगा ये सब जोड़ जाड़ के? नहीं होगा। फिर तीसरे ऑप्शन पे आए, 4 और 24 को देखा। 4 ये है और 24 ये है, ठीक है जी। तो 6 के क्यूब को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 की जगह कितना आ गया? 24 आ गया, गुणा गया 9 आ गया, -28/2 प्लस 4 कर दिया, बराबर 43 होता है। फिर से देखो भाई, ठीक है आप इससे इसको डिवाइड कर लोगे, मगर 24 दशंक की नब्बे कर रहा है 240। 240 में से ये थोड़ा सा घट के ये जुड़ के क्या 43 दे देगा? आप बोलेंगे अबे यार क्या ही बकवास बात चल रही है, नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो ना बात को, कि ये 240 से थोड़ा सा कम होगा, 24 कम होगा, और उसमें ये भी जुड़ना है, ये भी जुड़ना है, ये केवल 14 घटना है, तो क्या 43 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये चीज अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो भाई साहब आपका दिमाग जो है ना एग्जाम में ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे कर पाओगे। चौथे ऑप्शन को देखो, ठीक है क्या कह रहा है? 12 और 24 को रिप्लेस कर दें। तो 12 कहाँ है? यहाँ 12 है, और 24 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है कर रहा हूं मैं। 6 का क्यूब 12 से रिप्लेस किया, 24 लिख दिया, प्लस 4 गुणा गए 9 -28/2 प्लस 12। अब मैंने देखा ये 6 का क्यूब है, मतलब यहाँ 6 गुणा गए 6 लिख सकता हूँ। 6 से इसे काट दिया, 4 आ गया, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 9 बना दिया। देखो छोटा हो गया नंबर। 9 और 36 45 होता है। 45 में से कितना घटा दूं? अब इससे 2 से इसको काटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये भैया, ये तो 2 से 14 आएगा। मैं अभी तो क्या कर रहा हूँ, 14 ये आ गया, 14 और ये माइनस का 2, तो 45 तो ये सब जोड़ करके आ गया। वैसे तो हमें पता ही है कि आंसर ये होगा, मगर फिर भी आपको दिखा रहा हूं कि कितनी जल्दी आप ये बता पाओगे कि हाँ यही आंसर होगा। जल्दी बताने का मतलब है बिना कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, तो ये बातें समझनी है। वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, वो आपसे ये चाह रहा है, ये वाली दृष्टियां चाह रहा है कि आप ये देखो, थोड़े से दूरदर्शी बनो, कि जब तक गलती खुद से नहीं होगी तब तक सही समझ नहीं आएगा। ऐसे वाला ना रहो कि आप बस ये ऑब्जर्व करो कि हाँ ये डिवाइड होके ये बड़ा नंबर बनेगा, और ये बड़ा नंबर सबको जोड़ जाड़ के 43 तो नहीं हो सकता। तो ये आंसर है, और मैंने क्रॉस चेक करके भी आपको बता दिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसा लगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कमेंट करके बताइए। क्या आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते, या आपने इसे कर दिया था, चारों ऑप्शन देख के दिमाग खराब किया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण में दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाए कि यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाए, है ना? गणितीय रूप से सही हो जाए। अब वो डिवाइड और माइनस को कह रहा है इनको, तो चलो करते हैं। पहले ही ऑप्शन को देख रहा हूं, ए को। 12 + 30, डिवाइड की जगह माइनस लगा दिया 6, और माइनस की जगह डिवाइड लगा दिया। डिवाइड का मतलब 15 यहां आएगा, गुणा गए 23 बराबर 68।
फिर से देखो, 2 से 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये फ्रैक्शन में 5 रहेगा ही, क्योंकि ये 23 को नहीं काट पाएगा। अब ये दोनों जुड़ेंगे और ये होगा, तो यहाँ पॉइंट में आना चाहिए था आंसर, तो ये तो गलत हो गया जी, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन को चेक किया, माइनस और प्लस को चेंज कर रहा है, माइनस और प्लस को, कहाँ गया माइनस और प्लस को, ठीक है। तो मैंने दूसरे में माइनस और प्लस को चेंज किया, 12 माइनस 30 बटे 6, और माइनस की जगह प्लस 15 गुणा गए 23। अब एक और चीज समझो, ये बराबर 68 कह रहा है। ध्यान से समझना, ये बातें ना एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपने देखा कि इतना बड़ा गुणा कर रहा है और उसमें से ये थोड़ी सी वैल्यू घटाएगा या जोड़ेगा, तो क्या 68 आएगा? आपने बोला नहीं। आ रही है बात समझ में? अगला देखो, सी ऑप्शन को देखो, क्या कह रहा है, माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर रहा है, माइनस और मल्टीप्लाई को। चलो करते हैं, 12 प्लस 30 बटे 6, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां 15 माइनस 23। अब यहां पे कुछ लग रहा है, मगर ये भी देखो, ये 5 6 पंजे 30, 15 पंजे 95, हाँ हो सकता है। और नहीं, 15 पंजे 95 कह रहा हूं मैं, 15 पंजे 75, 75, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा भैया। देखो, 12 प्लस 75 माइनस 23, अब मैं 23 में से 12 को घटा रहा हूं, तो माइनस का 11 आ रहा है। और 75 में 15 पंजे 75, 75 में 11 घटाऊंगा, 75 में से 11 घटाऊंगा तो 64 आएगा, मगर हमें तो 64 चाहिए ही नहीं। ओ, कुछ गड़बड़ हो गया। चौथे ऑप्शन को देखते हैं, प्लस को और मल्टीप्लाई को चेंज कर रहा है। चलो भैया, ये भी नहीं आएगा, ये तो मैथमेटिकली करेक्ट। कौन ज्यादा क्लोज हो रहा है फिर? तो ये क्वेश्चन में यही हो रहा था, 12 गुणा गया 23, सॉरी 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 15 प्लस 23, ठीक है। तो 6 से ये कट गया 5, 12 पंजे 60, 60 में से 15 गया 45, 45 और 23, हाँ 45 और 23 68 बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो केवल 2 ऑप्शन हमें चेक करने पड़े, वो हल्की सी कैलकुलेशन समझाने में दिमाग दिमाग इधर उधर हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है। अब यहां पे समझिए, क्वेश्चन जब कहा जा रहा है ना, आप क्या नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी आर डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स। ये ए बी और सी अलग अलग हैं, वो कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि ये तीनों बराबर हैं, अलग अलग हैं। और क्या कह रहा है, ये बराबर ये दे रहा है, मतलब ये सब 3 की पावर ए गुणा गया 3 की पावर बी गुणा गया 3 की पावर सी। अब 7 टू 9 को अगर आप देखोगे, तो 7 टू जो 9 होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, और 27 को देखोगे तो वो 3 का क्यूब होता है। मतलब यह आ जाएगा 3 की पावर 6। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, आपने बोला बिल्कुल। अब आपको ए बी और सी ऐसे 3 नंबर अलग अलग ढूंढने हैं जिनका योग कितना ही आ जाए, आपने बोला 6 आ जाए। ऐसे कौन कौन से हैं भैया? तो आपने कहा ए की जगह बी की जगह और सी की जगह 1 2 और 3 रखोगे, इनका योग करोगे तो कितना आता है? आपने बोला 6 आता है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि 3 की पावर ए, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इन तीनों का योग करना है। मतलब 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 3। तो ये 3 है, 9 है, 27 है, 27 और 9 36 और 3 39 इज द आंसर। तो क्या ऐसी चीज है जो ये क्वेश्चन करने से आपको रोकती? तो मैं समझा दूं आपको, आप इसमें ये भिन्न विभिन्न धनात्मक पूर्णांक नहीं पढ़ोगे और ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा फिर आपसे, ठीक है। तो ये विभिन्न सही से पढ़ना है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि भैया वो तीनों जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग लो।
अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो ए बी और सी 6 चाहिए तो वो कहते हैं दो 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 ले लूं, मगर उसने मना किया है, डिफरेंट कह रहा है। समझ रहे हो? आपने बोला हाँ। तो क्या हम इसमें 6 0 0 नहीं ले सकते थे, 5 1 0 लेके भी कर सकते थे? फिर बताना आंसर क्या यही आ रहा है? फिर आंसर शायद चेंज हो जाएगा, मगर वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है। पॉजिटिव भी तो कह रहा है, जीरो नहीं ले सकते, ये भी कह दिया है। जीरो कैसा संख्या है? ना तो जीरो, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जीरो इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो जीरो नहीं ले सकते थे। ठीक, चलिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत बड़ी रिसर्च के साथ पेपर बना हुआ होता है। और क्या पूछा जा रहा होता है, इस पे फोकस करना है। पूछ रहा है वो सबसे बड़ा पूर्णांक n क्या है जिसके लिए फैक्टोरियल 40 3 की पावर n से विभाज्य होगा। अब भैया फैक्टोरियल 40 का मतलब क्या हो गया, और इसे डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर n से। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अब फैक्टोरियल n को समझते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे चलते हुए कहां तक? 40 तक के सभी नंबर की गुणा कर लो। तो इसमें कितने तीन आएंगे, वही तो इससे कटेगा। आपने बोला हाँ। तो कितना बड़ा ये नंबर हो सकता है, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कहना है कि 40 को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 3 एज अ फैक्टर देख रहे हैं, कितने गुणनखंड होंगे 3। तो 3 से इसे करोगे तो 13 3 39, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, इन सबको जोड़ लेना भैया। कितना ही आ गया? तो आपने बोला 13 4 17 और एक 18, 18 ऑप्शन में है। मैंने कहा हाँ। तो मतलब इसमें ऐसे कुल मिला के 3 की पावर 18 आएंगे, 18 तीन आएंगे। जैसे 6 में भी 3 आता है, 9 में 2 3 आते हैं, 12 में 1 3 आता है, 15 में 1 3 आता है, 18 में 1 3 आता है, 21 में 1 3 आता है, 24 में 1 3 आता है ना? तो वो टोटल कितने तीन होंगे? अब इसी सवाल में वो पूछ रहा होता, आप आपसे पूछता हूं सवाल, आपके लिए बना देता हूं। देखो उसने तीन पूछा, ठीक है ना, मतलब उसने रिसर्च किया। मैं सवाल को पलट देता हूं। सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, फैक्टोरियल 40 है, इसे अगर 5 की पावर n से डिवाइड करना होता तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? तो आप फिर क्या करोगे? 40 को पता है किससे डिवाइड करोगे? 5 से करोगे। 5 अठे 40, 5 एकम 5 एक ही बार जाता है, 8 एक बार डिवाइड होता है, तो 9 आता आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? आपसे जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, समझो। फैक्टोरियल 40 को 7 की पावर n से डिवाइड किया जाता है। आपको बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जो जो ये सवाल है ना, डिट्टो ऐसा ही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा और 7 की पावर n दे दी जाएगी। ये कहते हैं, इसे कहते हैं रिसर्च करना। कि उसने अगर उत्तर पूछा है पिछले वाले पेपर में, तो इस बार वाले पेपर में हम दक्षिण के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कि दक्षिण कहाँ है, क्या है। ठीक, तो क्लियर हो रहा है? तो आपने कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को नाम दे देते हैं 14। 14 ही है, और 7 वाले का आंसर कितना आएगा कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे हैं वो भी देखें कि क्या ही आंसर आ रहा है, कौन है वो धुरंधर जो इसका आंसर बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, और रेशो का सवाल कह लो, परसेंटेज का सवाल कह लो इसे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक्स वाई जेड की आय का अनुपात, मतलब इनकम जो है उनकी, आय जो है किस किस की, एक्स वाई और जेड, ये दे रखा है 12 9 और 7 के रेशो में। उनके जो व्यय हैं, व्यय बोले तो खर्चे, एक्सपेंडिचर, वो 15 9 और 8 के रेशो में है। आपसे कह रहा है यदि एक्स अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक है, कितना बचा रहा है, 25% बचा रहा है, तो आप क्या करो, इसमें ना एक कॉमन फैक्टर ले लो जो ये बताए कि ये आय है और ये बताए ये बी है, क्योंकि रेशो किस किस के बीच में था, व्यय के बीच में था। आय के बीच में रेशो ए से डिनोट कर दिया। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमने क्या ले लिया, अलग अलग ले लिया।
ठीक है, क्लियर? तो आपने बोला ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है अपनी आय का 25% बचाता है। कौन? एक्स। एक्स की आय कितनी है? 12 ए है, यहां लिख लेता हूं। इसका 25% बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है? आपने बोला 75%। और ये किसके बराबर है? व्यय कितना दे रखा है उसका? 15 बी के बराबर दे रखा है। तो 12 ए गुणा गए 75 को लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू 15 बी। 4 से ये काटोगे 3 बार, 3 से ये कटेगा 5 बार। ए अपॉन बी का रेशो आ गया 5/3। ए की जगह कितना रखो? 5 रखो, कह रहा है ना वो 5। बी की जगह कितना रखो? 3 रखो, यहां रखो। तो 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45। ए की जगह 5 रख रहा हूं, 7 पंजे 35। ये किसका रेशियो है? आय का, इनकम का। व्यय की बात करें तो बी की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। 15 तिया 45, 9 तिया 27, 8 तिया 24। डिफरेंस आय ये आ गई, व्यय ये आ गया। बचत जो है, सेविंग जो है, भाई 60 में से 45 घटाओगे कितने बच गया? 15। इसमें से इसको घटाओगे कितना बच गया? 11। तो जिसमें 15 और 11 बच रहा हो, 15 और 11, यहां देखो भैया, इसमें से इसको घटाया 8 आता है, एक आता है, हाँ 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 18। तो 15 18 और 11 का रेशियो आ गया। 15 18 और 11। तो सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा था। आई होप आपको ये समझ आया हो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखें और नोट जरूर करें इसे अपने उसमें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों पर 3 उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा का क्या मतलब हुआ, इसे समझते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी डी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो भैया, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं का मतलब है एक सर्कल ये है और एक छोटा सर्कल है। ठीक है, ये कब होगा? जब 3 स्पर्श रेखा कब खींच पाओगे? जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो। एक हो गई स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी स्पर्श रेखा। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कि केवल 3 स्पर्श रेखा खींची जा सक रही हैं। तो मतलब ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल को टच करता हो। अगर इनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछी जाए तो रेडियस आपको पता है कि इसकी 5 है, इसकी 4 है। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी ही हो गई? तो आपने बोला 5 + 4 9 सेंटीमीटर हो गई। आ गई बात समझ में? तो इस तरह का सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल माना जाना चाहिए। 2D मेंसुरेशन में तो नहीं ही पूछ लेगा, मगर भरोसा कुछ नहीं, अगर उसने ये दिया है तो पूछ भी सकता है। अगला, अब ये सवाल है। अब स्पेस तो बचा नहीं है इसमें यहाँ पे करने के लिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ये क्वेश्चन जरूर करें, है ना? क्योंकि पजल करके आपको एग्जाम में आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वहां पे इस तरह का एक क्वेश्चन कीजिए। और अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके बताना कि सर नहीं हो पा रहा है, एक बार करके बता दो। तो एक छोटा सा वीडियो मैं इस पे बना दूंगा जिसमें केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर क्वेश्चन, और करना जरूरी से, एग्जाम में तभी कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम से पहले किए हुए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भैया। सेलेक्ट द मिसिंग अल्फाबेट। मिसिंग अल्फाबेट पूछ रहा है, तो आपने देखा भाई, हमें नंबरिंग याद है, ये डी 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 4 है, 9 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 4 9 कितना होता है? 36।
इन दोनों का प्रोडक्ट करके 36 होता है, और यहाँ पे 6 लिख रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करके 16 होता है, और ये 4 का स्क्वायर है। अब ये 12 का स्क्वायर कितना होता है? आपने बोला 144 होता है। मतलब यहाँ पे किस क्या लें? 16 लें। 16 9 144, तो 16 की वैल्यू मतलब पी होना चाहिए आंसर। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। 5 पुस्तकें हैं ABCD, ए से प्रारंभ करते हुए एक के ऊपर एक निम्न प्रकार रखी गई हैं। मतलब सबसे नीचे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से रखी हुई है किताबें। सबसे नीचे रखी ए को हटाया जाता है और उसे ऊपर रख दिया जाता है। जो सबसे नीचे है ना, इसे यहां ऊपर रख दिया गया, ए। ठीक है। यह प्रक्रिया 2 बार और, ये पढ़ना, 2 बार और की गई, 2 बार और दोहराई जाती है। मतलब जब आपने पहली बार ए को ऊपर रखा तो ये हो जाएगा BCDE, पहली बार। फिर इसको ऊपर रखोगे तो बी हो गया, और फिर इसको ऊपर रखोगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सबसे पहले ए रहा होगा ना, तो ए को ऊपर रखा सबसे पहले, फिर बी को रखा, और फिर सी को भी रखा, तो सी ऊपर पहुंच गया। 2 बार और दोहराई गई, ये सही से पढ़ना है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पुस्तक बीच में होगी, तो आपने देखा ए बीच में है, केवल इनके और इनके बीच में देखा जाए तो कौन है बीच में, तो आपने कहा ए बीच में है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि बड़े ही हो, टफ ही हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? ए वेज मोर देन बी, ए का जो वेट है वो बी से ज्यादा है, ए का वेट बी से ज्यादा है। और बी वेज लेस देन सी, और बी का जो वेट है वो सी से कम है। बी का जो वेट है वो सी से कम है। बी का वेट कम है किससे? सी से कम है। मतलब अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि ए ऊपर है या सी ऊपर है, मगर दोनों बी से ऊपर है, ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, अगर पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, तो जो तीसरी स्टेटमेंट है जो कि ये थी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सी वे इज द मोस्ट, सी का जो वेट है वो सबसे ज्यादा है क्या? आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमें नहीं पता लग रहा कि ए से ऊपर है या नीचे है, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट तीसरी वाली। आपने बोला नहीं। फॉल्स है, गलत है क्या? आपने बोला पता ही नहीं है हमें। जो चीज हमें पता नहीं है उसे ना तो हम ट्रू कहेंगे ना ही फॉल्स कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनसर्टेन। मतलब हमें नहीं पता, अनिश्चित है, अनिश्चित। हम नहीं कह सकते इसके बारे में कि ट्रू है या फॉल्स है। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। काली चरण fills a box with oranges in such a way, काली चरण एक बॉक्स को ऑरेंजेस से भरता है कुछ इस तरह, that the number of oranges added on each successive day is same as the number exactly present in the box. हर दिन, हर अगले दिन वो उतने ही ऑरेंज बॉक्स में डालता है जितने पिछले दिन थे बॉक्स के अंदर। समझ रहे हो? मतलब ऐसे मान के चलो कि मतलब आज एक ऑरेंज डाला, बॉक्स के अंदर कितने हैं? एक है। अगले दिन वो कितने डालेगा? एक डाल देगा। अब अगले दिन कितने डालेगा? अब ये कितने हो गए? आपने बोला ये तो 2 हो गए। अगले दिन भाई साहब 2 डालेंगे। फिर अगले दिन क्या करेंगे? वो देखेंगे बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं, 4 हैं, तो वो 4 डाल देंगे। फिर अगले दिन क्या करेंगे? वो कितने ऑरेंजेस डालेंगे? 4 और 4 8, 8 ऑरेंजेस डाल देंगे। ऐसे चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, इन द बॉक्स। इन दिस वे बॉक्स गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 24 डे, इस तरह से जो बॉक्स है वो पूरा भर गया, पूरा भर गया। कितने दिन में? 24 दिन में पूरा भर गया। समझो 24वें दिन हुआ क्या होगा? 24th डे हुआ क्या भाई? आधे रहे होंगे ऑरेंज, आधा भरा हुआ रहा होगा, आधा और डाल दिया, हो गया फुल। आपने बोला हाँ।
समझ रहे हो? मतलब ये 24वें दिन पूरा हो गया, यही कह रहा है ना, पूरा हो गया। 23वें दिन क्या रहा होगा? अब आपने बोला कि टोटल हाफ भर रहा है, आधा था वो, मतलब 1/4 भरा हुआ रहा होगा, उसमें 1/4 और डाल दिया, मतलब वो मिला करके कितना हो गया? आधा हो गया। आ गई बात समझ में? फिर वो 22वें दिन क्या रहा होगा? 1/4 का भी आधा रहा होगा, मतलब 1/8 रहा होगा, और उसमें 1/8 और डाल दिया होगा, तो ये मिल करके 1/4 हो जाएगा। वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेज द बॉक्स वाज 1/4 फिल्ड। तो आपने देखा 24वें दिन तो पूरा भरा हुआ था, 23वें दिन आधा भरा हुआ था, 22वें दिन 1/4 भरा हुआ था, 21वें दिन डायरेक्टली कह पाओगे इसका भी आधा भरा रहा होगा, 20वें दिन इसका भी आधा बोले तो 1/16 भरा हुआ रहा होगा, 19वें दिन इसका भी आधा बोले तो 1/32वां भरा हुआ रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से होना था, यहाँ पे मैंने खोल के समझाने की भी कोशिश की है, मगर आपका जो फोकस है वो इस पे है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना कि क्या किया हमने। आपसे पूछ रहा है कि 1/4 कब भरा हुआ था, तो आपने कहा 22वें दिन में भरा हुआ था। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा। मोहिनी इज स्टैंडिंग एट अ साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। भाई एक आयताकार प्लॉट है, इसके साउथ ईस्ट पे है, मतलब साउथ ईस्ट का मतलब ये देखोगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो साउथ ईस्ट का मतलब यही हो गया। यहां पर मोहिनी है, मोहिनी, ठीक है, यहां है मोहिनी। मोहिनी क्या करती है? सी स्टार्ट्स क्रॉसिंग द प्लॉट डायगनली। वो डायगनली इसको क्रॉस करने की कोशिश करती है, ऐसे डायगनल बोले तो विकर्णता। आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस चल ली, मतलब पूरी डिस्टेंस बोले तो यहां से यहां तक हो जाती, आधी जब डिस्टेंस चल ली, यहां पे पहुंच गई मोहिनी। शी टर्न्स लेफ्ट, मैडम ने ले लिया लेफ्ट, लेफ्ट लिया बोले तो बाई तरफ मुड़ गई। एंड वॉक सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चल ली, सम डिस्टेंस, एंड देन टर्न्स राइट। अब मैडम किधर को घूम गई? राइट डायरेक्शन में घूम गई है। किस डायरेक्शन में घूम गई? राइट डायरेक्शन में घूम गई। अब ये कौन सी डायरेक्शन है अगर आप देखें तो यहां पर फिर से ऐसे बनाओ, ये आपने कहा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये बीच में है नॉर्थ और वेस्ट के, तो नॉर्थ और वेस्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन सेंस का बहुत ही प्यारा सा सवाल। और जब जब वो सवाल घुमाए तो याद करना, आयोग अपनी मोहब्बत को पूछ रहा है, याद कर रहा है आपसे कि कैसी है वो। अगला सवाल, here is the question is followed by the two statement, दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक ये है एक ये है। डिसाइड वेदर द डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन और नॉट। अब आपको ये बताना है जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए क्या ये दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं, पूरी हैं, कि केवल एक से ही पता लग जाएगा, या केवल दूसरे से पता लग जाएगा, या दोनों अलग अलग से पता लग जाएगा। ऐसे कह रहा है कि x एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है, स्टेटमेंट वन। तो उसने कहा कि अगर x³/2 इवन है, अरे भैया x अगर इवन है तो उसका क्यूब भी क्या होगा? इवन होगा। और उसे 2 से डिवाइड करोगे तो अगर कट रहा है तो इवन होगा, नहीं कट रहा है तो ऑड होगा। पहली स्टेटमेंट से तो पता लग जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट से देखो, x अगर हमने ले लिया इवन है या नहीं है ये बताना है। x अगर हमने ले लिया क्या? इवन ले, और उसका क्यूब रूट करें, उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो हमेशा ही इवन होगा, ठीक है। ऑड को भी करोगे तो भी इवन ही आएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट से बताना मुश्किल है, नहीं बताया जा सकता, केवल केवल पहली स्टेटमेंट से बताया जा सकता है। तो आप कहेंगे स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
स्टेटमेंट 1 केवल सफिशिएंट है आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा सा सवाल। हिंदी में लिखना भूल गया इसे, मगर आपके लिए ट्रांसलेट जरूर करूंगा। कह रहा है कि PQRST एक गेम खेल रहे हैं कार्ड का, जिसमें PQ से कह रहा है कि अगर तुमने 3 प्लेइंग कार्ड, अगर मैंने 3 प्लेइंग कार्ड तुम्हें दे दिए, तो तुम्हारे पास जो कार्ड होंगे वो टी के जितने बराबर हैं उसके हो जाएंगे। तो ऐसे समझ लो कि PQRST कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ये पांचों लोगों को आपने कार्ड बांटे, पता नहीं बराबर बांटे नहीं बांटे, बांट दिए, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि पी भाई साहब कह रहे हैं क्यू से कि अगर मैंने क्यू तुम्हें 3 कार्ड दिए, तो क्यू के पास अब कितने कार्ड हो जाएंगे? 3 कार्ड हो जाएंगे। यू विल गिव ST 3 प्लेइंग कार्ड्स इफ यू गेव मी 3 प्लेइंग कार्ड, सॉरी, अगर तुम अपने 3 प्लेइंग कार्ड कम कर लो, मुझे दे दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो कार्ड होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? टी के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे? टी के बराबर हो जाएंगे। ये कम करने के लिए कह रहा था, मैंने ज्यादा पढ़ दिया क्वेश्चन में, ठीक है। अगर क्यू ने अपने 3 कार्ड कम कर लिए तो उसकी वैल्यू टी के बराबर हो जाएगी। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है इफ आई गेव यू 3 प्लेइंग कार्ड, अगर मैंने तुम्हें 3 प्लेइंग कार्ड दे दिया, अब क्यू के पास कितने हो जाएंगे? Q+3 हो जाएंगे। पहले क्यू थे, 3 मिल गए तो ये हो जाएंगे। यू विल हैव एन एज मच एज एस, तो तुम्हारे पास जो कार्ड है वो एस के बराबर हो जाएंगे। यहां तक हो गया। फिर वो कह रहा है कि P एंड Q टुगेदर है, P और Q के मिलाकर के जो कार्ड हैं 10 ज्यादा हैं किससे? S+T से। S+T से टुगेदर है, ठीक है जी। आपने बोला ये भी क्लियर हो गई। इफ Q हैज 2 कार्ड्स मोर देन R, Q के पास जो कार्ड हैं वो R से कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं। R से कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं। ये लिखा हुआ हैज मोर देन R। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी 1, मतलब इन सब के पास जो मिलाकर के टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 133 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वेरिएबल्स कितने हैं? 5 है। इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक। तो 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते सीधे डायरेक्टली। आपको क्या ही करना होगा, या तो सबको क्यू की फॉर्म में बदल लें। अरे सबको क्यू की फॉर्म में बदल लो। किस किस को भैया? यहां से टी की जगह Q-3 लिख लो, एस की जगह भी Q+3 लिख लो, और आर की जगह क्या लिखोगे? Q-2 लिख लो, और P की वैल्यू भी निकाल लो फिर। तो P बराबर आ जाएगा 10+S+T-Q। तो सब कुछ P की फॉर्म में आ जाएगा। तो P की फॉर्म में लिख लो, Q की फॉर्म में लिख लो, और आपसे पूछा जा रहा है Q के ही पास कितने कार्ड हैं, तो Q के पास 25 आंसर आएगा। क्रॉस चेक करके बता देना। नहीं नहीं, मैं बता देता हूं क्या करना है। आपने क्या करना है, आपके पास R की वैल्यू कितनी है? Q+2 है। यहां पुट करो Q-2, सॉरी। T के पास कितने हैं? Q-3। S के पास कितने हैं? Q+3। P के पास कितने हैं? और S और T, देखो S+T भी कर लेता हूं मैं, तो ये आ गया 10+2Q-Q, मतलब Q+10 आ गया। P की जगह कितना आ गया? Q+10, और ये आ गया Q। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5Q। इस -3 से +3 कट गया, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, की वैल्यू है 133। क्यू का 5Q का मान आ गया 133 में से 8 घटाओगे तो 125 ही आना चाहिए। 5 से ये कट जाएगा तो Q का मान आ जाएगा 25, ठीक है।
चलो कर लिया यार मैंने क्वेश्चन। तुम परेशान होते बेफालतू में इस क्वेश्चन को लेके कि क्या ही बवाल सवाल है, मगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन तो बड़ा करने के बाद क्वेश्चन नंबर 40 कमेंट कीजिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। अगर ना हो तो कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 40 कर दो सर। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं इस तरह से छोड़ चुका हूं आपके लिए। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर कितने हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी है इस प्रोडक्ट में, है ना। तो देखो 25 को भी ना अभाज्य संख्या में ब्रेक करो। 5 की घात 2 लिख सकते हैं, उसकी पावर 13 है। 10 को लिख सकते हो 2 गुणा गए 5, उसकी घात 7 है। 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, उसकी घात 5 है। तो यहां देखोगे 5 की घात आ गई 26, 2 की घात 7, 5 की घात 7, 3 की घात 15। तो ये सब अभाज्य संख्याएं ही तो हैं, जो ये बेस है। तो कितनी है ये टोटल, तो आपने बोला 5 है 26, 2 है 7, फिर 5 फिर से आ गए 7 बार, 3 आ गए कितनी बार 15 बार, 14 और 15 29, 26 में 29 जोड़ोगे तो 555 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया करो कि मैंने सम वम सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, कई बार गड़बड़े हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी। ये कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज, मतलब कोई नंबर है n, इसे जब 527 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 37। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय। अब यही जो नंबर है n, इसे अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। आपको जब भी ऐसा पूछा जाए तो ये 17 से पहले इसे डिवाइड करके देखो क्या ये होता है। तो 17 तियां 51 और 17 एकम 17, पूरा पूरा ये नंबर 17 से कट जाता है। तो आपने सीधे सीधे 17 से ही 37 को डिवाइड कर लेना है। तो 17 दूनी 34 होता है और 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये ऐसा डिवाइड नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं बनेगा। सवाल नहीं बनेगा और कुछ देना पड़ेगा उसे डेटा, तभी ये सवाल बन पाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगला सवाल देखो जी। ये कह रहा है कि a ग्रेटर देन है 1 से, 1 से बड़ा है। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में नहीं है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, ठीक है, a की वैल्यू बड़ी है, 1 से बड़ी है। ठीक है, अब आपको उसने ये दिया तो इसको देखो, जब भी ये इस क्यूब रूट है, ये क्या रूट कहें इसे, 4 क्यूब रूट है, 4 रूट है। तो ये तो ठीक है, a की पावर 3 गुणा गए, इस जेल के अंदर 3 है ना तो इसे 1/3 लिखते हैं, जेल के अंदर 4 है ना तो इसे 1/4 लिखते हैं। ऐसे कर लेने का। ऐसे ही इसे लिखोगे, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहां पे 2 है, a की पावर 1/2 इंटू 1/3। इसको देखो जी, इसको लिखूं, a की पावर 4 तो है ही ये, और ये जेल के अंदर है तो इसे लिखेंगे 1/3 और इसे लिखेंगे 1/5। यहां देखो a की पावर 3 तो है ही, गुणा गए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, 1/2 इंटू 1/5। ठीक, अब आपने देखा कि ये आ रहा है a की पावर 1/6, ये आ रहा है a की पावर 1/4, ये आ रहा है a की पावर 4/15, यहां लिख लेता हूं 4/15, और इसको अगर लिखेंगे तो ये आ रहा है a की पावर 3/10। ठीक, तो भाई सीधी सी बात है, बेस सबके बराबर हैं, दिख रहे हैं, सॉरी ये बेस सबके बराबर है, तो जिसकी पावर ज्यादा वो नंबर बड़ा। तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25, इसका मतलब हो गया 0.16, इसका मतलब हो गया 14, 15 दूनी 30 और 10 आ गया, 15 छक्के 90, 0.26 के करीब आ रहा है। इसका मतलब आ गया 0.30। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आपने बोला ये है।
कौन सा है ये? थर्ड वाला। थर्ड वाला सबसे पहले क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में, सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा तीसरा है। फिर उसके बाद आपने बोला ये वाली वैल्यू है, फिर आपने कहा ये वाली वैल्यू है पॉइंट, फिर आपने कहा ये वाली वैल्यू है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट करना है इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 2। भाई यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो इकाई के अंक की गुणा करते हैं। 4 9 36, 6 एकम 6। 6 में किससे गुणा करें कि 2 आ जाए? 2 से। 6 दूनी 12, 7 छके 42, 2 और 7 दोनों से। 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 6 छके 36 होता है, 2 नहीं देगा यूनिट डिजिट। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 4 अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हैं, और उनमें प्रोडक्ट गुणा दे रखी है। फर्स्ट 3 ऑफ दीज नंबर इज इतना। पहली 3 ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 385। और लास्ट 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अगर मैंने कहा होता बी सी डी, मतलब 4 अभाज्य संख्याएं ए बी सी और डी ले लेता मैं, तो पहली 3 का प्रोडक्ट दे रखा है और लास्ट 3 का प्रोडक्ट दे रखा है। इनका दे रखा है 1001। जैसे ही आपको 1001 दिखे तो ये याद कर लो, ये होता है 7 गुणा गए 11 गुणा गए 13। ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है? जैसे ही आपको ये देखा, अब आपने बोला अच्छा तो बी और सी भी हमें पता है कितना, 7 और 11, और ये 5 आ रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर 5 ही होगा। आपने बोला भाई सारे के सारे निकल गए ये तो। आपसे पूछ रहा है थर्ड ऑफ दीज प्राइम नंबर, तीसरा नंबर कौन सा है? तो आपने बोला 11 है। 11 सही हो जाएगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एन की पावर 5 इज ऑड। ऑड है। कब ऑड होगा? अरे भैया अगर एन ऑड होगा तो उसकी पावर कुछ भी करो, एन की पावर कुछ भी ऑड होगा। एन अगर इवन है तो एन की पावर कुछ भी क्या होगा? इवन होगा। जीरो को छोड़ के बस। ठीक है? जीरो को छोड़ के, इस वाले केस में जीरो को छोड़ के, इस वाले केस में तो जीरो भी पावर कुछ भी, मतलब कुछ भी इंटीजर्स में, होल नंबर में, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं। ठीक है? तो आपने बोला एन इज ऑड, कहानी खत्म हो गई। एन स्क्वायर ऑड, हाँ ये भी स्क्वायर ऑड होगा। एन क्यूब नहीं, एन की पावर 4 इज ऑड, हाँ होगा। क्या फॉल्स है, क्या गलत है ये पूछ रहा है, तो ये गलत है। बाकी 3 के 3 सही हैं। देख रहे हो गड़बड़ी कहाँ हो गई थी? एन अगर ऑड होगा तो एन की पावर कुछ भी क्या होगी? ऑड होगी। उसने एन की पावर 5 को कहा था ऑड, यहां से मैंने ये निकाला। ऑड का मतलब विषम संख्या है, करके भी देख सकते हो ना यार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोबारा से वही आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57। कमेंट करो भैया, क्या ही आंसर आएगा, कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कमेंट करके बताएंगे तभी हमें पता लगेगा कि कितना दम बाकी है अभी आप में। और क्वेश्चन नंबर 58 भी कमेंट करके बताइए। दोनों ही डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का कमेंट करें, देखें कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगला सवाल कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 51 इज डिवाइडेड बाय 20। भैया 19 की पावर 51 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि पावर को मत देखो, 19 को देखो। 19 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे डिवाइड नहीं होता, मतलब 19 आता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ -1 आता है, -1 कम है। अब पावर लगा लो, तो आपने बोला ये -1 आएगा,
मतलब 20 से एक कम बोले तो 19 ही आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है। बहुत ही प्यारा सवाल। कह रहा है marks obtained by R and VR in a test series is shown in the bar graph। ये बार ग्राफ दे रखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास आए, वैसे सिलेबस में तो नहीं लिखा है बार ग्राफ, मगर स्टैटिस्टिक का एक छोटा सा टॉपिक मीन मीडियन मोड लिखा हुआ है, तो उसी के अंदर क्या पता कि ये स्टैटिक में दे दे, स्टैटिस्टिक में दे दे। ठीक है। आपसे पूछ रहा है एन स्कोर्ड मोर देन आर एंड वी इन ओवरऑल टेस्ट सीरीज। अच्छा, ओवरऑल टेस्ट सीरीज। अब ये नंबर दे रखे हैं, आर के नंबर कितने हैं? 60 हैं, 50 है, सॉरी वी के नंबर 60 है, 80 है। किसके नंबर सबसे ज्यादा है ये पूछा जा रहा है। वैसे मतलब अलग अलग हर ऑप्शन में अलग अलग है, तो जोड़ लेते हैं पहले। 60 और 50 110, 110 और 60 170, 170 और 80 250। तो वी के जो नंबर हैं टोटल वो 250 नंबर हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं आर की। 40 नंबर यहाँ है भाई के, 40 और 60 100 हो गया, 100 180 हो गया, 180 और 60 240 नंबर आर भाई के आ रहे हैं। ऐसे डेटा जोड़ लेना चाहिए। 70 70 40 140 और 50 190, 190 और 40 230। किसके नंबर हैं भैया? ये एन के नंबर हैं। अब आपसे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वी के नंबर सबसे ज्यादा हैं? तो देखोगे ये वाला शायद लिखा हुआ है, सी वाला ऑप्शन। एन एंड वी स्कोर मोर स्कोर देन वी। ना ना ना, गलत है। वी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन एन एंड आर। लेस थोड़ी ना है। एन एंड आर बोथ स्कोर्ड। हाँ तो चौथा ही है। चौथा, चौथा सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन देखोगे वी ओवरऑल टेस्ट सीरीज, मतलब एन और आर के नंबर कम हैं किससे? वी से। तो ये डेटा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं, पता नहीं लगेगा। तो बनाना पड़ेगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि परसेंटेज पाई चार्ट आ गया अगर एग्जाम में, तो आपको ऐसा ना रहे कि यार पाई चार्ट आ गया, हमने तो किए ही नहीं थे क्वेश्चंस। ठीक है। और परसेंटेज कह के दे देगा कि परसेंटेज ही तो पूछ रहे हैं हम, हमने कहाँ कहा कि पाई चार्ट है, और है भी नहीं पाई चार्ट। देखो जी क्या कह रहा है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 1200 टीचर का जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट के परसेंटेज दिए दिए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ई कह रहा है इंग्लिश के लिए, और सी कह रहा है, ये उन्होंने बता दिया है कि किस किस सब्जेक्ट को क्या क्या कहा जा रहा है, मतलब उनका पहला लेटर ले लिया गया है। पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट ई शुड बी डिक्रीज्ड। ई को कितना परसेंट कम करना होगा? ई का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश को। सो दैट न्यू ई एंड सी बिकम इक्वल। ई और सी के बराबर हो जाए। सी क्या था भैया? कॉमर्स के। तो 20 को कितना कम करें कि वो सी के बराबर? इंग्लिश में 20 है और कॉमर्स में 15 है। कितना कम करें? 20 को 5 कम करें। किससे? 20 को करना है। किसे कम करना है? 20 को। उड़ा के 100, 5 चुकू, तो ये कट गया, 25% आ गया। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है, टिक कर लो। अगला, बाई व्हाट परसेंट द सम ऑफ एच एंड एस। एच ये है और एस ये है। एच और एस हो गया 40, लेस देन द सम ऑफ ई एम सी। ई एम सी, ई कितना है भैया? इंग्लिश 20, एम 25 45 और सी 45 60 हो गया। तो जो ये है ये कितना कम है इससे? तो आपने बोला 20 कम है। किससे कम है? 60 से कम है। गुणा के 100 करेंगे, 1/3 आ गया। 100 को डिवाइड करोगे तो 33.33% आंसर आ जाएगा। है क्या किसी ऑप्शन में? आपने बोला हाँ है। फिर बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, m इक्वल टू सी प्लस एस। m इक्वल टू सी प्लस एस। सी कितना था भैया? 15। एस कितना था भैया? 10। हाँ 25%, 25% के बराबर है। पहली स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि एस बराबर जो साइंस के नंबर हैं
वो बराबर है हिंदी के नंबर में से इंग्लिश के नंबर घटा लो। आपने बोला हाँ ये भी सही है, तो दोनों बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले में कह रहा है भैया कि कंसी, इस तरह से कर लोगे ना यार, इसे ना कर रहा हूं मैं इसे। अगले क्वेश्चन पे आ गए। इसमें भी ये कुछ कुछ इसी तरह से कह रहा है, बस 65वां सवाल कर रहे हैं हम इसके लिए कि इफ, दिख रहा है 65, हाँ, इफ एम इज इंक्रीज बाई 8%, एम को 8% से बढ़ाएंगे तो वो 108% हो जाएगा, एंड एस को डिक्रीज करना है 25% से तो वो 75% हो जाएगा। देन द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच बोथ मैथ्स एंड साइंस, तो ये किसका निकालना है, 1200 का। मैथ्स के टीचर कितने हैं, तो आपने बोला 25%, तो ये मैथ्स की जगह 25% रखो। साइंस की जगह कितने हैं 10%, तो इसकी जगह 10% रखो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। ओ हो, ये परसेंटेज का सिंबल हटा दिया, अपॉन 100 यहाँ लगा दिया, अपॉन 100 यहाँ लगा दिया। अरे इसे जोड़ लेना यार, तो मेरे ख्याल से जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है, और क्या कह रहा है इसे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपने ऑब्जर्व किया ऑड ग्रुप को बताना है, तो आपने देखा ये जो है ना, ये 13 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर होता है, और बीच में लिख रहा है 5। मगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 13 और 12 का तो 1 होता है, एक को लिख रहे हैं 5, ये समझो। तो क्या कर रहे हैं इसमें, आपने बोला 4 जोड़ के लिख ले रहा होगा, क्या ही पता। यहां देखा आपने 17 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, डिफरेंस है 2, उसमें 4 जोड़ करके 6 लिख दिया। आपने बोला अरे क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगले को देखा 23 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है, डिफरेंस है दोनों के बीच में 3, में 4 जोड़ करके 7 लिख दिया है। अरे रे रे रे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, क्या ही लिख दिया है सवाल में। अगले में अगर आप देखेंगे तो ये 16 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है कितना, 7, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए था, 11 नहीं लिख रहा, तो ये अलग हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ और लगता है कि नहीं नहीं ये लॉजिक नहीं लग रहा, कुछ और लॉजिक लग रहा है, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने क्या लॉजिक सोचा। मेरे को तो यही लॉजिक थी। बहुत ही प्यारा सा सवाल, काउंटिंग द फिगर्स का, काउंट करने का तरीका, काउंटिंग द फिगर करके हमने वीडियो जरूर बनाई होगी यूट्यूब पे, वो जरूर जाके देख लेना, तो वहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये भी आपने कमेंट करना है, कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा, आंसर, ठीक है, आपके सिलेबस में है इसलिए काउंट करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखो। पैरेललोग्राम का मतलब रेक्टेंगल, मतलब आयत, बात सेम है। ऐसे दिया हुआ है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर जोड़ोगे 10 आ गया, इधर जोड़ोगे 6 आ गया, 6 गुणा के 10 करोगे तो आ जाएगा 60, 60 रेक्टेंगल होंगे। नन ऑफ दीज आंसर होगा, तो नन ऑफ दीज एक टूल की तरह यूज करता है यूकेपीएससी। बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के पेपर में ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आपसे स्क्वायर काउंट करवा रहा होता तो 1 2 3 4 2 3, ओह, तो फिर क्या करते भैया, 4 तिया 12, 3 दूनी, मतलब दोनों को एक एक कम किया, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, वर्ग काउंट करवाता, अगर वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो 12 और 6 18, और 1 18 और 2 20 होते। 20 भी नहीं दिया था बावड़ी पूछने ऑप्शन में, अगर 20 देता तो बहुत सारे बच्चे फंस सकते थे इस क्वेश्चन में, मगर उन्होंने आपके साथ खेला किया और आपने उनके खेले को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या ही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4
figures out of 4 following 5 are alike in a certain way। मतलब चार एक जैसी हैं, तो आपने बोला हाँ इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है, इसमें भी अंदर है, यहाँ अंदर होना चाहिए था तो यही अलग हो गया। अलग बतानी है तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? बी ऑप्शन, जिसमें कि सी लिखा हुआ है। तो देख रहे हो किस तरह से ऑप्शन बनाता है। गेम कर देगा भैया, ध्यान से टिक करना, टिक करने में गड़बड़ियां हो सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा। 21 है मगर यहाँ पे किसी का स्क्वायर लिखा, यहां लिखा 18 का स्क्वायर। 32 है मगर यहाँ लिखा 29 का स्क्वायर, 29 का नहीं सॉरी 27 का स्क्वायर। आपने बोला ओ, 21 से 3 कम किया, 21 2 और 1 3। ओ, अंकों का योग 3 होता है इसलिए 3 कम किया। अंकों का योग कितना है? 5 है तो 5 कम किया, 32 में से 5 कम करेंगे तो 27। 43 बोले तो 7 कम करोगे 3, 36। 36 का स्क्वायर 1296। ओए होए 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 होए, स्क्वायर्स। मैं तो 25 तक ही स्क्वायर्स याद करने के लिए कह रहा था, इन्होंने आगे भी दिए हुए हैं तो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 73वां सवाल। तो देखा आपने ये 15 है, 18 है। हाँ नहीं, ऑड ग्रुप बताना है तो सीधे 15 14 12 18 17 15। ठीक है, एक कम हुआ फिर दो कम हुआ, एक कम हुआ दो कम हुआ, 8 7 5, एक कम हुआ फिर दो कम हुआ, 20 18 16, दो दो कम हुआ, यही अलग हो जाएगा। टीआरपी है ऑप्शन में, हाँ जी है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है। कमेंट कीजिए क्या होगा। सिलोजिज्म चेक करें कि कितना ही आता है आपको। अब आपको दे रहा है कि सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर दैट भी मीनिंगफुल वर्ड बने। मीनिंगफुल वर्ड बन जाए क्या ही है, तो आप पुट करके देख सकते हो। देखो मैंने एन, सातवें नंबर पे क्या है, एल कुछ नहीं बन रहा, इस पे रखता हूँ 4 की जगह। ए 7 पे क्या है, एम 5 पे क्या है, सी 7 पे क्या है, एम आई ओ, ओ सॉरी 1 पे पी है, एम पी आई नहीं बन रहा, 5 सी, 3 पे ओ ओ, 7 पे एम कम आई 1 बी ओ ओ, 6 पे एल ए ओ ओ ओ, मिल गया मिल गया, आई एन। ठीक है, तो कंप्लेन बन रहा है। अब ये कुछ बन नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था बनते हुए, ऐसा कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा, तो कंप्लेन आंसर हो गया। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनाएगा, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश, तो ये तो खैर पीसीएस का एग्जाम था तो उसमें तो ये सब देता ही है। अब A106 दे रहा है, डी 3 कम कर रहा है, एफ ओ ओ ओ और 106 लिख दे रहा है। एफ है 6, 6 से 3 कम किया तो सी लिख दिया। ठीक है, वी 22 होता है, 22 से 3 कम किया तो एस होता है। हाँ यही कर रहा है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। और शायद जोड़ करके कुछ 106 107 बना रहा होगा, तो क्रॉस चेक करके बताना कि क्या कर रहा है। बाकी के पीछे के इन सबको जोड़ करके 106 तो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने कमेंट करना है। कोडिंग डिकोडिंग आप सब बहुत करते हैं, ये पता लगता है। ये डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि मैच को ये लिख रहा है, फ्लोर को ये लिख रहा है, डेवलप को क्या लिखेंगे। अब ये डेवलप डायरेक्ट तो नहीं है, ये भी कुछ अलग ही कर रहा है। वैसे ये 13 होता है, जोड़ करके 4 हो रहा है, एक होता है 20 होता है, जोड़ करके 2 हो रहा है, 3 होता है 8 होता है ओ।
6 होता है, 12 होता है तो जोड़ करके 3 लिख रहा है, 15 होता है तो 6 लिख रहा है, 15 होता है 6 लिखता है, 18 होता है तो 9 लिखता है। समझ गए लॉजिक को क्या कह रहा है? डेवलप 4 है, 5 है, 22 है तो जोड़ करके 4 लिखेगा, 5 है, 12 है तो 3 लिखेगा, 15 है तो 6 लिखेगा, जोड़ करके डिजिट्स का सम 16 है, 7 लिखेगा। ऐसा जो भी हो वो आंसर कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है? फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द third term. Select the option that is related to fifth term in same way as second term is related to first term. Okay. Fourth term is related. Okay. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये तो 4 का क्यूब कर रहे हैं, 3 का क्यूब कर रहे हैं, 6 का क्यूब करेंगे 216। अब एक ही ऑप्शन है, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ओ, मगर फिर भी क्रॉस चेक कर लेना क्या यही हो रहा है, नहीं हो रहा है। जल्दी करने के चक्कर में मैंने उड़ा दिया। 20 था, 24 कर दिया, 4 कर रहा है। 18 था, 3 कर दिया। हाँ, यहाँ कुछ कर रहा है, ऐसे क्रॉस में तो नहीं कर रहा है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि आगे का कैसा आएगा। 216 तो ठीक है अगर आप ऐसे कह रहे हो, मगर आपको लॉजिक जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारा सेशन समझ में आया हो, किस तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको क्लियर हुआ हो कि क्या सोच आपको रखनी है पेपर करते हुए, ये समझाने की लिए ये वाला आज का सेशन था, जिसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ इस तरह के उठाए कि अगर आप उन क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेट भी करने की कोशिशें करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपने थोड़ा सा जिगरा दिखाना है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।